अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अब मेरे साथ मेरे दोस्त काशिफ अब्बासी मौजूद हैं। काशिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े एंकर हैं, ARY पे अपना शो करते हैं। काशिफ अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट को देख के आपको क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के एंड पे क्या होने जा रहा है? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बड़े आपने मुझे यकीन है कद में कहा होगा, और वो भी अपने साथ कंपैरिजन करके। वो तो फिर मैं आलम चन्ना हूँ इस वक्त। नहीं, आप आलम चन्ना से भी 3 फुट ऊपर हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट देखें, मुझे कल पिछले 2-3 दिन की जो हियरिंग है, मुझे एक बैकवर्ड स्टेप कहीं ना कहीं नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लग ऐसे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल दोबारा एक मुलतवी कर दिया अपनी जो हियरिंग थी, और गैर मुअय्यना मुद्दत तक, और कहते हैं मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के बारे में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी इतना जोर देना मुज़ाकरात में जो कि सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल में काम नहीं। उन्होंने फैसला दिया है उस पर, अब हुकूमत ने ज़रा अपना रिएक्शन दे दिया। आई सी अ बैकवर्ड स्टेप समवेयर। आई थिंक a divided Supreme Court is a big problem for the Supreme Court itself. चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट सारी इकट्ठी है, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ है। आई थिंक दिस सेंस कि कोई उनके पास रास्ता कम होते जा रहा है। काशिफ, लाहौर में तो बड़ी बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो शायद अपना टेन्योर ही पूरा ना करें। इस्लामाबाद में ऐसी बात हो रही है? हाँ, ये हुकूमत की तरफ से आ रही है बात इस तरह की बात में। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था, 3-4 दिन पहले एक नून लीग के दोस्त से भी तरफ से मैसेज आया। उन्होंने कहा कि समथिंग बिग अबाउट टू हैपन, वो बड़ी चीज़ होने वाली है इस्लामाबाद। अब मैं सोचूं कि शायद हुकूमत को वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर देगा, वो कहेगा यार एयर कंटेम्प्ट लग जाएगी, तो इस वजह से शायद अमल दरामदी करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। मैं कहूँ ये करने लगे। उन्होंने कहा नहीं। एंड देन ये जो आप बात कर, इस तरह की बात उन्होंने मुझे बताई कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी सरकार कमेटी में ये भी कर सकते हैं, तो फलाना भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि डी नोटिफाई कर। सो एनीथिंग कैन हैपन। ये गुफ्तगू चल रही है इस्लामाबाद में कम से कम। तो अब मुझे ये बताएं कि विद एवरी पासिंग डे मुझे लग रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मज़ीद मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि कभी वो कहते हैं हम पिटिशन करेंगे कि पुरानी असम्बलियाँ रिस्टोर करो, कभी वो कहते हैं मुज़ाकरात में कि हमारे इस्तीफ़े कैंसिल कर दो और हमें असेंबली में ले आओ। ये किस किस्म की शराइत है मुज़ाकरात के लिए? दे कांट हैपन। इट कैन हैपन। देखिए, आपको होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो ठीक हो या गलत हो, वो एक अलग बहस है। हो सकता है इस वक्त एक आइन का की जो डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को करारदादें हैं पार्लियामेंट की, वो उनको ओवरराइड कर रही हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब की डिमांड की हुकूमतें दोबारा बहाल कर दी जाए, समझने मुश्किल इसलिए कि आई थिंक उनको भी एहसास हो रहा है कि शायद अब ये मामला लंबा ही ना खिंच जाए। मैं अभी मुलाकात हुई उनसे इस वीकेंड पे, तो मेरा तो ख्याल था कि जी अगर आपको अक्टूबर में इलेक्शन मिल जाए तो बड़ी बात है, वो भी ले लीजिएगा। अगर हुकूमत अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे वो भी ले ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतनी लड़ाई हुकूमत कर रही है अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए। और शायद उनको भी इस बात का इल्म है या एहसास है कि इलेक्शन तो शायद अक्टूबर में भी ना हो। अगर इलेक्शन से भागना है और मकबूलियत का इंतजार करना, तो वो तो अक्टूबर में नहीं आएगी। सो उसमें साल लगे, 2 साल लगे। सो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो कुछ मिल सकता है वो ले लो। अगर 2 हुकूमतें वापस आती हैं, बड़ी सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स अब तक तो यही रही है, वो कश्तियां जला देते हैं। इस दफा वो कश्ती दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात। डू यू थिंक ही विल सक्सीड? आई वेरी अनलाइकली। मुझे नहीं लगता। जो वो कहते हैं ना, बात ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कांटे लग गए हैं तो मेरा ख्याल है उनकी स्पेस बहुत कम रह जाएगी पॉलिटिक्स में। ये मुमकिन है क्योंकि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, पर उनकी स्पेस काफ़ी कम लग रही है मुझे कि ये काटने की, ये ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मैंने आपके 1-2 क्लिप्स देखे थे, आपने डिफरेंट PTI वालों के इंटरव्यूज़ किए जिसमें दे वर वेरी शॉक्ड कि उनको टिकट्स नहीं मिले। ऑफ द रिकॉर्ड, विदाउट नेमिंग, बता सकते हैं उनका असल रिएक्शन क्या है? ये बुज़दार साहब की भी बात, जो परेशानी सबसे ज़्यादा लोगों को कि बुज़दार साहब का दोबारा कुराना निकला। ये बात तो खैर वो तहरीक इंसाफ में हो रही है कि अगर कोई ऑब्वियस कैंडिडेट ना हुआ तो फिर इट कैन इजीली बी उस्मान बुज़दार साहब।
सो बहुत सारे लोग तो ज़्यादा चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बने, इससे बड़ी क्या पोजीशन हो सकती आप अभी तक इमरान खान को जानते नहीं है फिर, क्योंकि इमरान खान जो नजर आ रहा होता है ना, समझ आ रहा होता है, ही डजंट डू दैट, ही इज वेरी अनकन्वेंशनल इन दैट वे। मैं आपको आज एक नाम देता हूँ, ऑन एयर देता हूँ, एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर पीटीआई की हुकूमत आती है पंजाब में, जो कि आ सकती है, बड़ी पॉपुलर जमात है, तो अगर उनकी हुकूमत आती है तो चीफ मिनिस्टर पीटीआई का जो है वो यास्मीन राशिद होंगी, नॉट बुज़दार। उस मियां असलम इकबाल भी हो सकते हैं, उनका भी काफ़ी नाम चलता है। मियां असलम इकबाल भी हो सकते हैं, लेकिन आप समझें ऑप्टिक्स के औरत, स्ट्रॉन्ग औरत, यानी फियर्सली लॉयल। मियां असलम के ऊपर इमरान को हमेशा एक शक रहता है कि यार ये कहीं इनके और दोस्त तो नहीं है और जगहों पे भी। हाँ, लेकिन ही इज कीपिंग, देखें ये बात मैं जमान पार्क भी जब मिलने गया, बहुत से लोग ज़्यादा बाहर होते हैं, आप पूछते हैं, वो लोग जो मीटिंग्स का हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा है, करीब हैं, बड़े हैं, कादे काट में बड़े हैं, पोजीशन वाइज बड़े हैं, पीटीआई में, किसी को पता नहीं कौन होगा। सो जो भी कुरा निकलेगा इमरान खान साहब निकालेंगे, किसी को शक भी नहीं है कि इस टाइम हो कौन सकता। मैं तो मैं हैरान हो गया कि जब ARY के एक शो पे इमरान खान ने ये कह दिया कि जी बाजवा साहब ने मशवरा दिया था असेंबलियाँ तोड़ दो, मैंने तोड़ दी। आई मीन व्हाट इज ही थिंकिंग? नहीं, उसने, देखें, इमरान खान ने ये कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कई जगह पे इसको खेला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया। कहा जरूर है उन्होंने क्या कहा, जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, उसमें बाजवा साहब ने ये कहा कि देखें अब हुकूमत ये कह रही है, उन्हें कहा इलेक्शन चाहिए, MKM को बोले निकल जाएं। ये तो बातें रिपोर्टेड हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि MKM को बोले निकल जाएं हुकूमत से। तो जब उन्होंने कहा जी, आगे से जब इनकार हुआ तो कहते फिर क्या तरीका है इलेक्शन का? उन्होंने कहा जी वो सारी हुकूमत ये कह रही है, दो आप अगर असेंबलियां तोड़ दें आपको इलेक्शन मिल जाएंगे, तो आप ये क्यों नहीं कर देते? दो असेंबलियां तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएगा। सो एक वो मशवरा था कि शायद आपको इस तरह इलेक्शन मिल जाए। मेरे ख्याल है ये मुलाकात हुई है जुलाई में, और इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी है कोई जनवरी फरवरी में। सो कोई लिंकेज नहीं है इन दो चीज़ों की, लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो ये जनरल फैज हमीद का और इमरान खान का फॉल आउट जो हुआ है, इसकी कोई वजह पता है? आई हैव नो आइडिया। लेकिन फॉल आउट तो हो गया, इमरान डजंट लाइक हिम एनीमोर। मेरा ख्याल है कि आई वुड, मैं अगर कमेंट करूंगा अभी तो मुझे पता नहीं होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताइएगा, इकोनॉमी बेहतर होने की कोई उम्मीद है? नॉट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगले 2-3 साल हालात बहुत ज़्यादा मजीद ख़राब होने, उसके बाद भी कोई गारंटी तो नहीं है कि ऊपर बेहतर होंगे। सो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तान। तो मजीद ख़राब होने का क्या मतलब है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 तक है वो खुदकुशी कर ले, खुदा ना खास्ता? क्योंकि हम लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उन लोगों को तो बेचारों को पता नहीं ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि देखें, IMF के बाद भी अभी कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा मजीद, डॉलर की शॉर्टेज है। अगले मिफ्ता इस्माइल मुझे बता रहे थे कि 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हर साल वापस करने, और ये सारा इंटरेस्ट आप वापस कर रहे हैं। पहले ये होता था कि जब आप NFC के तहत जब डिवाइड करते थे तो नेगेटिव जितना था उससे ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। सो एवरीवन इज़ पेंटिंग अ वेरी हॉरर पिक्चर कि मईशत बहुत ख़राब है। मैं क्योंकि मईशत को ज़्यादा समझता नहीं, इसलिए मैं लोगों को कोट कर सकता हूँ कि हालात बहुत ख़राब है, हर तरफ क्रॉस पार्टी लाइन से बात हो रही है। ले नाजरीन, आप बातें सुन रहे थे काशिफ बासी की, और असल में लंबी बात इसलिए नहीं हो सकी कि उनका इंटरनेट का इशू था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई गेट हिम, आई रिक्वेस्ट हिम अगेन कि वो आएँ जब इंटरनेट के इश्यूज़ ना हों, या बनफ्स नफीस हम उनका इंटरव्यू करें। इमरान खान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन साथ ही आपको बताऊं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब जिसकी मर्ज़ी हुकूमत हो, पाकिस्तान की मईशत जो है उसको मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। और जब तक अनपॉपुलर डिसीजंस करने वाले ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जिसने सियासत चमकानी है वो तो ये फैसले नहीं करेगा, तो अब ये फैसले कौन करेगा आकर ऐसे जिससे पाकिस्तान की मईशत सुधरेगी और एक डायरेक्शन में सीधी निकलेगी? ये तो आने वाला वक्त बता सकता है, या हमारी दुआएं बताएंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।
हम अपने असल रिश्ते भूल गए और हम वर्चुअल रिश्तों पे ज्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। छोटे छोटे घटिया से ब्लॉग्स आते हैं और हम वो 2-3 मिनट का ब्लॉग पढ़कर किसी मौजू के ऊपर खुद को समझते हैं कि हम अक्ले कुल हो गए, हमें तो सब कुछ पता है। इन चीजों की वजह से इनके कच्चे जहन या जो नौजवान लोग हैं उनके भी जहन परागंदा हो रहे हैं। हैकर्स एक आजकल की दुनिया की नई रियलिटी। हमारे नौजवान हर हद क्रॉस कर चुके हैं। वो जो सही और गलत होता था ना, वो अब एक कोई ग्रे एरिया बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज का मौजू, क्या छोटी बड़ी स्क्रीनों ने पाकिस्तान की आवाम को अगवा कर लिया है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई आती है हमेशा एक नेक मकसद से आती है, उसका काम अच्छा ही होता है। लेकिन जिन लोगों ने उसके गलत काम निकालने हैं वो निकाल लेते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तानी भाई तो इस काम में बहुत माहिर हैं। लेकिन ये जो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ उसमें से बहुत सारे अवामिल सारी दुनिया पर ही अप्लाई होते हैं। मोबाइल है, टीवी है, आईपैड है, इस पे तरह तरह के प्रोग्राम्स, तरह तरह की ख़बरें, आर्टिकल्स, मुख्तलिफ़ कल्चर्स और मज़ाहिब की मुख्तलिफ़ रवायात और मुख्तलिफ़ तौर तरीक़े, इन चीज़ों की वजह से जिनके कच्चे जहन हैं या जो नौजवान लोग हैं, या इवन अब मैं देखती हूँ कि जो एक मैच्योर उम्र के भी लोग हैं उनके भी जहन परागंदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया, जिस पे फेसबुक, आप ट्विटर कह लें, टिकटॉक है, इंस्टा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब तो निकल आए हैं। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये मीडियम्स आपको पुराने दोस्तों और नए लोगों से मुतारिफ़ कराते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो फेसबुक जो है वो हार्वर्ड के एक स्टूडेंट ने निकाला था कि हार्वर्ड की कम्युनिटी आपस में इन टच रहे। लेकिन अब हम अपने असल रिश्ते भूल गए, एक तरफ रख दिया है, और हम वर्चुअल रिश्तों पे ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। हालांकि जो हमारे रियल लाइफ ताल्लुकात हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे करीबी अजीज़ और क़रबा, रियल लाइफ फ्रेंड्स, तो जो कुछ दोस्त जो हमारे वक्तों में तो ये होता था कि बचपन से बुढ़ापे तक चलते थे, अब लोग दोस्तियों को भी एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब काम नहीं है तो हम उनको परे छोड़ देते हैं, जब काम है तब तक अगलों को दोस्त रखते हैं। तो वो रवायात, वो जो एक रवैये और एटीट्यूड्स हमें बचपन से सिखाए और समझाए जाते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया खाली नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, टेलीविज़न पे हम ड्रामास देखते हैं, फिल्म्स कभी देखते हैं, तो उससे बड़ा इरोड हो गया है हमारा मुकम्मल कल्चर। एक घर में अक्सर अगर ऊपर का कोई कमरा है तो बात करनी होगी तो पहले औलाद आपकी नीचे आती थी कि जी अम्मी अब्बा से कोई बात करनी है। अब तो बस वो व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आप जवाब दे दें। या अक्सर मैंने देखा कि एक ही कमरे में लोग बैठे हैं या खाने की मेज़ पे, तो मोबाइल तब भी हाथ से नहीं छूट रहा। अब वी आर वेरी इन्वॉल्व्ड in connecting with people who are not really part of our real lives। और जो असल दर हकीकत लोग हैं, हमारे घर के बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे घर के मसाइल हैं या ऐसी ज़िम्मेदारियाँ छोटी मोटी जो हमें इवन कम उम्र में भी कुछ ना कुछ ज़रूर उठानी चाहिए, हम उनसे बिल्कुल दस्तबरदार हो गए। और इस मसले ने ना सिर्फ़ हमें अपने करीबी अजीज़, करीबी रिश्तेदारों से अलग करा है, बल्कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ से भी कट गए हैं, क्योंकि सारा वक्त तो हमको कंप्यूटर चाहिए, सारा वक्त तो हमको मोबाइल चाहिए।
और इसके अलावा किताबें पढ़ने का रिवाज बेइंतहा कम हो गया है। अब तरीक़ा क्या है, वो छोटे छोटे घटिया से ब्लॉग्स आते हैं, 2 minutes रीड ऊपर लिखा होगा, 3 minutes रीड, और हम वो 2-3 मिनट का ब्लॉग पढ़कर किसी मौजू के ऊपर ख़ुद को समझते हैं कि हम अक्ल कुल हो गए, हमें तो सब कुछ पता है, चाहे हम कितना ही गलत क्यों ना बोलें किसी के सामने बैठ के। हमें ना बैकग्राउंड पता होगा, ना चारों तरफ की पिक्चर पता होगी, लेकिन अल्लाह ने ज़बान दी है और एक स्क्रीन दे दी जिस पे हमने 2 लफ्ज़ पढ़ लिए। किताबें पढ़ने से तो हम गए, किताबों की दुकानें लाहौर की हद तक बड़ी बड़ी दुकानें तकरीबन सब बंद हो चुकी हैं, बहुत कम हैं जो खुली हैं, और वहाँ भी आपको लोग उतने नहीं मिलते। एक बड़ा सिलेक्टेड क्राउड है जो शायद आपको नज़र आएगा। कुछ ऐसे गेम्स भी ऑनलाइन मुतारुफ़ होते हैं कोई मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बहुत ख़तरनाक हैं। एक गेम जिसका नाम मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट इट वाज आई थिंक सुसाइड गेम या सुसाइड गेम एक्सप्लेन्ड, समथिंग लाइक दैट। उसमें कदम बाय कदम लोगों को आगे लेके आते थे और आखिर में जो शख्स खेल रहा होता था वो सुसाइड कमिट करता था इन रियल, दर हकीकत। एक अखबार का मैं मरासला पढ़ रही थी तो उसमें था कि एक केपी का लड़का मर्दान में उसने ये खेल खेला और बीच में जाके कहीं उसकी नर्व्स ब्रेक डाउन कर गई और उसको साइकियाट्रिक हेल्प लेना पड़ी। इसी तरह एक और लड़की, वो भी केपी की थी, वो लास्ट स्टेज तक आ गई व्हेन शी वाज सपोज्ड टू कमिट सुसाइड, लेकिन कोई घर वालों को ख़बर हुई ये क्या कर रही है तो उसको उधर पकड़ लिया गया और उसको फिर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह और रिहैब सेंटर में भी रखवाना पड़ा। हैकर्स एक आजकल की दुनिया की नई रियलिटी है। ये लोग आपका डेटा भी उठा सकते हैं और उठाते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, वो आपके अगेंस्ट भी यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू आपको किडनैप भी किया जा सकता है या आपकी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर बहुत सारे गलत कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसा नशा है जो हमें अपने आप से भी अलग कर देता है, अपनी हमारी अंदर की ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल से अलग कर देता है, तो ये ज़्यादा गलत बात मैं नहीं कह रही हूँ आपको। और क्या क्या मसाइल होते हैं, हम कोई 2-4 मसलों को देखते हैं। अक्सर सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें लव हो जाता है, इश्क, लव। लोग अगर लड़के ख़ुसूसन अपनी तस्वीर डालेंगे तो डिटेल्स सरीहन गलत होंगी। अपने आप को कोई डॉक्टर बना के पेश कर देगा, कोई आईटी एक्सपर्ट, कोई इंजीनियर या कोई दूसरा फील्ड, लेकिन दरअसल वो एक बेकार अय्याश नौजवान होगा जो किसी लड़की को फांस के उससे फ़ायदा उठाने के चक्कर में होगा। बहुत से वाक़यात हमने सुने कि लड़कियां वर्चुअल फ्रेंड या वर्चुअल आशिक के साथ भाग गईं, उनका जेवर पैसा भी गया और खुदा जाने वो किन किन हाथों में चलती हुई और किधर तक पहुंच गईं। इसके अलावा ऐसे वाक़यात भी हैं कि जब कोई शादीशुदा औरत अपने घर के माहौल से तंग आकर अपने किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के आशना के साथ राह फ़रार इख्तियार करती है। एक ज़ाती वाक़या मैं आपको बताऊंगी। मेरे घर मैंने आज से साल पहले एक लड़का रखा था, 33-34 साल का होगा, बेटियों वाला था, 2 बेटियां थीं और चूँकि गांव में कम उम्री में शादी हो जाती है तो उसकी उम्र जो थी वो इतनी नहीं थी जितनी बड़ी बच्चियां हो गई थी। तो उसने, चूँकि आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, सस्ते भी हैं, सेकंड हैंड भी अच्छे दामों में मिल जाते हैं, कम दामों में। इस लड़के ने एक लड़की जो जौहर टाउन में एक लड़कियों के हॉस्टल में काम करती थी उससे आशिका बनाया और एक दिन मेरे पास बड़ा घबराया हुआ आया कि मेरी नानी फौत हो गई है और मुझे फौरी जाना है। बड़ी घबराहट थी उसकी शक्ल पे। मैंने कहा ओके, मे बी नानी से करीब होगा,
ये किसी की मोटर बाइक लेके उधर पहुंचा, उस लड़की से वो उतनी असना में चोरी करा चुका था। वहाँ लड़कियों का जिस तरह होता है, गले में हल्का सा पेंडेंट, कोई अंगूठी, कुछ जेवर वगैरह, और मैनेजर के कमरे से कोई 30,000 35,000 लगभग की रकम चुराई गई। जब लड़का वहाँ पहुँचा तो किसी ने इसको देख लिया, ये पहली मंजिल पे, उसने पोटली तो फेंक दी लड़के की तरफ। उसको पता था मैं सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकती। जब उसने घबरा कर छलांग लगाई तो उसके टखने टूट गए। चोरी लड़का लेके भाग गया। लड़की में तो वैसे उसको दिलचस्पी नहीं थी, उसकी ये खुशकिस्मती थी कि उसकी इज्जत बच गई। इसके अलावा हम अक्सर मुख्तलिफ सोशल फोरम्स पे देखते हैं खूबसूरत लोग, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत बड़ी बड़ी जगहों पे खाने खा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर वो मुल्क में, दुनिया में सैर कर रहे हैं। इससे जो नहीं कर सकता उसके अंदर सिर्फ़ एक नाशुक्रापन और हस्त का अंसर पैदा होता है। तरह तरह की हरकतें देखकर हमारे नौजवान भी हर हद क्रॉस कर चुके हैं। वो जो सही और गलत होता था ना, वो अब एक कोई ग्रे एरिया बन गया है। कई दफ़ा लड़कियों की तस्वीरें साइट से उठा के लोग उसको बड़े उम्दा तरीक़े से, स्मार्ट तरीक़े से सुपर इम्पोज करते हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स पर। और जिन लड़कियों की सिर्फ इतनी गलती होती है कि उन्होंने अपनी तस्वीरें फोरम्स पे डाली होती हैं, वो तो बेचारी अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती। हमारी नस्ल को हाईजैक कर लिया गया है, क्योंकि ज़हनी हाईजैक शायद फ़िज़िकल हाईजैक से भी बदतर होता है। और अपनी नस्ल को एक सही राह पे लाने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है, हम बच्चों को पहले से सही और गलत इस्तेमाल बताएं इन इक्विपमेंट्स का, और माँ बाप दोस्त बने अपने बच्चों के, उनको मोहब्बत से अपने करीब रखें ताकि बच्चे माँ बाप में अपने तमाम मसाइल और अपनी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना सीखें। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है कि आप समझते हैं हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। नहीं, मेरी इतनी किस्मत ख़राब नहीं हो सकती। गजब बेइज्जती है। आपको अपनी लाइफ में कुछ लीक होने का डर है? जी, वो बच्चों की तरह नहीं ना समझते, इसलिए तो डरता है वो। समझ रहे हो? शेख रशीद तो बहुत लोगों को पसंद करते हैं, उनका पहला क्रश बिलावल भुट्टो ही है। जुल्फी बुखारी सही रहेगा। मैं हो सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना, और उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम एक मसरूफ़ सा लड़का है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप। छोटे से बच्चे हैं, कभी वोट दिए? मैं छोटा सा बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। किसको वोट देंगे? वोट अभी मेरा अब बना है, अब मैं दूंगा इमरान खान को। इमरान खान को? इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो एक लीडर है, उसमें लीडर वाली सलाहियतें हैं। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लीडर नहीं है। एक आर्टिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त, गाना गा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे बताएं, आप इतने अकेले अकेले अफसरदा और इतने सैड गाने क्यों गा रहे हैं? गाना इसलिए गा रहा था कि अभी भी क्लास से फ्री हुआ था मैं, तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए कुछ गाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है आपको? नहीं, मुझे सिर्फ म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, इसके अलावा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं। नहीं, मतलब आप यहाँ के सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, ठीक है? तो आपका हक है कि आप देखें आपको कौन सूट करता है। पाकिस्तान को कौन शूट करता है? कौन सा हुक्मरान सूट करता है? पाकिस्तान को वही हुक्मरान शूट करता है जो इसके लिए यानी कि अच्छा काम करे, वही शूट करता है पाकिस्तान। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। अच्छा फैसल, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? हाँ जी है। कितना को है? काफ़ी है। अच्छा चलें, जितना भी है। पहले तो मुझे बताएं कि जो हमारे इमरान खान साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको सबसे ज़्यादा किस पे ट्रस्ट है? अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है या फिर उनको मुराद सईद पे ट्रस्ट है? उनको किस पे ज़्यादा एतमाद करते हैं? मुराद सईद पे या फिर जुल्फी बुखारी? नहीं, जुल्फी बुखारी सही रहेगा क्योंकि वो उनकी वाइफ का भी फ्रेंड है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? वो उनकी वाइफ का भी फ्रेंड है। मीरा का पता है? जी मीरा का पता है। मीरा को दूल्हा मिल गया लेकिन नाम सामने नहीं आया।
नाम सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता तुक्के के हिसाब से मैं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे होना नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से देख लें, हो सकता है शेख रशीद के साथ भी हो सकती है उनकी। शेख रशीद के साथ कैसे हो सकता है? उनका मैंने कोई इंटरव्यू सुन रहा था तो कहती शेख रशीद उन्हें पसंद है, इंटरेस्ट है उन्हें उनमें। तो हो सकता है कि शायद छुप छुप आगे कुछ कर लिया और लेकिन इतना आइडिया नहीं। लेकिन हमारे शेख रशीद तो किसी और को पसंद करते हैं। शेख रशीद तो बहुत लोगों को पसंद करते हैं, उनका पहला क्रश बिलावल भुट्टो ही है। बिलावल से मेरी वैसे ही अंदर से सुधा है, लेकिन हो सकता है दूसरा क्रश मेरा हो सकती है उनका। अच्छा, बिलावल भुट्टो से एक बात करते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए तो वो सबसे पहली फरमाइश क्या करेंगे या सबसे पहला ऑर्डर क्या देंगे? सबसे पहला ऑर्डर वो यही करेंगे जो अपने बरादरी के उनके जो लोग हैं, उनके कम्युनिटी के लोग हैं, उनके हकूक़ बढ़ाएंगे। जैसे कि कम्युनिटी ख्वाजा सरावा करवाना होगी। उनके राइट्स को वो करेंगे ज़्यादा कि जो उनको राइट्स से मिल रहे सबसे पहले उस पर काम करेंगे, मुझे जो लगता है। इमरान खान का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर है? मुराद सईद पे है या बुशरा बीबी पे है? आई थिंक ट्रस्ट तो बुशरा बीबी पर होगा, क्योंकि वो या फिर जुल्फ़ी बुखारी पे? जुल्फ़ी बुखारी नहीं, ज़्यादा ट्रस्ट तो होगा बुशरा बीबी पर, क्योंकि वो उनकी अहलिया हैं। बात तो सही है। पिंकी पिरनी क्यों कहते हैं? ये तो बस उनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने पिंकी पिरनी कहा हुआ है। ऐसे ही नाम बहुत सारे लोगों के और भी लिए जाते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन बिलावल भुट्टो से कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्लो रानी से कोई इख्तलाफ? ये वो कहते हैं मैं तो उन्हें बुलाना चाहता हूँ लाल हवेली में, पर वो आना वो कहते हैं पता नहीं बिलावल मुझसे डरता क्यों है, बिलावल मेरे बच्चों की तरह है, मुझसे क्यों डरता है? जी, वो बच्चों की तरह नहीं ना समझते, इसलिए तो डरता है वो। समझ रहे हो? किसी ने महंगाई की है, किसी ने फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है, किसी ने आटा जो है वो महंगा कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अगर वोट नहीं मिला, हमारी हुकूमत फिर से ना आई तो डॉलर और ऊपर जाएगा, डॉलर 500 पे जाएगा। अब देखिए, अब इन्हें क्या कहें हम, अब इन्हें वो कहते हैं ना, इस रिश्ते को क्या नाम दें। हमारे सियासतदानों की बड़ी ज़्यादा ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ठीक है। इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई, हैकर्स पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लीक कर रहे हैं उनका। आपको अपनी लाइफ में कुछ लीक होने का डर है? जी, क्या? ये जो हमारी वीडियो बन रही है तो आपने क्या ही गलत कर दिया जो ये लीक हो जाएगा? अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा गलत किया कि कोई टेंशन हो। वायरल मतलब लीक तो होगी ना, यहाँ से तो जाएगी, आपके फ़ोन से तो निकलेगी ना। पीटीआई के दौर में ज़्यादा जो है वो महंगाई थी या फिर अभी शहबाज शरीफ के दौर में है? शरीफ के दौर में ज़्यादा। और शहबाज शरीफ का दौर ज़्यादा अच्छा था या नवाज शरीफ? दोनों का नहीं अच्छा था, दोनों का अच्छा था, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर लेते तो नवाज शरीफ का थोड़ा बहुत बेटर था, लेकिन है दोनों भाई है तो दोनों का इनका काम ही है बस आके मुल्क को लूटना, और कुछ खास भी काम नहीं। मीरा जो है एक्ट्रेस हमारी पाकिस्तान की, उनकी शादी हो गई है, दूल्हा मिल गया उनको। शादी का आई गेस पता नहीं, लेकिन उनको दूल्हा मिल गया, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम नहीं बताया, ठीक है। तो कोई तुक्का लगा सकते हैं कौन हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता उनको दूल्हा मिल गया होगा, अगर मिल भी गया होगा तो शायद बिलावल भुट्टो ही मिला होगा। अबे साले, तभी मेरा माफ। वो पॉलिटिक में बिलावल भुट्टो, ये एक्ट्रेस हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो जाता है। एक्ट्रेस की जो है वो मतलब वो नहीं होता कि एक्टर ही ढूंढना होता है उन्होंने। देखिए, विराट कोहली एक क्रिकेटर है और अनुष्का शर्मा एक जो है क्या नाम है वो एक्टर है, तो ऐसे हो गई उनकी भी शादी, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन पता नहीं मीरा को कौन मिला है, ये तो मुझे नहीं पता। क्या बता, आप मिल गए हो? नहीं, मेरी इतनी किस्मत ख़राब नहीं हो सकती। गजब बेइज्जती है। वैसे भी उनकी एज जो है वो कोई मेरा ख्याल 90s में पहुंच गई है मीरा की, तो अब उनको मेरा ख्याल कोई कब्र का डिज़ाइन पसंद करना चाहिए। इमरान खान को क्यों वोट दें? क्या क्या किया उन्होंने? इमरान खान के अगर आप पिछले उसके जो उसका जितने 4 साल या 3 साल जितने भी उसकी गवर्नमेंट रही है, तो आप इसमें देखें उसने बहुत काम किया है, पाकिस्तान का इमेज उसने ऊपर लेके गया था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की है, और उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
एक ऐसी खबर है, गो वो खेल के मैदान से है, गो उसका ताल्लुक स्पोर्ट से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रिज वैसे हमारे मुल्क में ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग समझते हैं कि सिर्फ एक ताश है या ताश की खेल है। अगर हम चाहते हैं कि अगले 50 साल पाकिस्तान जो है वो दोबारा ब्रिज की दुनिया पे हुक्मरानी करे, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि हमारे जो नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां, वो आए इसमें और वो इसको सीरियसली खेलना शुरू करें। कार्ड्स इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आप जुआ खेलें दैट इज बैड, और जुआ तो लोग इस मुल्क में क्रिकेट मैच पे खेलते हैं, हॉकी मैच पे खेलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इन वर्ल्ड चैंपियंस के साथ आए, इंटरैक्ट करें, देखें उनकी गेम्स को, देखें उनकी स्किल सेट को, देखें कि उनकी अप्रोच क्या है, उनसे सीखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मेरे पास पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट खबर है। और आपको बताऊं कि बड़े दिनों के बाद एक ऐसी खबर है कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और गो वो खेल के मैदान से है, गो उसका ताल्लुक स्पोर्ट से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अब बड़े अरसे के बाद, आप समझे तकरीबन एक दहाई से भी ज़्यादा हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो आ रही हैं एक ब्रिज टूर्नामेंट के लिए। ये ब्रिज टूर्नामेंट क्या है? 22nd BFAM हो रहा है लाहौर में अब, और BFAM कहते हैं ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशियन मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप्स, यानी यहाँ पे हो रही हैं कि जो यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो फिर बर्मुडा बोल के लिए जाएंगे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके लिए वो टीम्स या वो अफराद जो हैं वो आगे जाएंगे और वहाँ पे दे विल कम्पीट फॉर द मोस्ट चेरिश्ड एंड द प्राइज्ड प्राइज इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रिज। ब्रिज वैसे हमारे मुल्क में ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग समझते हैं कि सिर्फ एक ताश है या ताश की खेल है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको माइंड स्पोर्ट का दर्जा दिया हुआ है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रिज इज़ द ग्रेटेस्ट माइंड स्पोर्ट ऑफ ऑल। माइंड स्पोर्ट्स जैसे चेस है, जैसे स्क्रैबल है, ऐसी और जो आपके जहन को शार्प करने वाली जो स्पोर्ट्स हैं या गेम्स हैं उनके अंदर ही आते हैं। और आप ब्रिज को एक स्पोर्ट के तौर पे दुनिया इसको मानती है। आप समझें कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो हैं उसमें भी ब्रिज को एज अ स्पोर्ट उन्होंने अब इसको एंटरटेन कर लिया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान में आप देखें कितने ममालिक एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने। मेरे पास लिस्ट है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है, खुद पाकिस्तान है, इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया आ रहा है पाकिस्तान में, पैलेस्टीन की यानी फ़लस्तीन की एक ख़ास टीम जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रही है। ये टूर्नामेंट लाहौर में हो रहा है 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। ये बड़ा लंबा और एक्सटेंसिव टूर्नामेंट है, सुबह से रात तक ये जो है बड़ी इसमें सीरियस किस्म की आप समझें कंपटिशन होता है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कोई टीम इवेंट्स हैं, कोई लेडीज़ इवेंट हैं, कोई मिक्स पेयर हैं, कोई फ्रेंडशिप पेयर्स हैं। ये सारे बतदरीज इसके अंदर जो हैं वो होंगे वहाँ पे। और अब दर्जनों इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं इन ममालिक के वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और मुझे अभी कंफर्मेशन मिली है कि इंडिया की टीम जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान वो भी 4 तारीख को पहुँच जाएगी पाकिस्तान। 5 से ये कॉम्पिटिशन शुरू हो रहा है। तो अभी तक हालांकि पाकिस्तान का कितनी जगहों पे हमने देखा कि कई लोगों ने इतराज़ किया, कभी कोई बॉयकॉट भी हुआ, कभी ये हुआ, लेकिन इस स्पोर्ट के ऊपर क्योंकि ये माइंड स्पोर्ट है और इसके साथ हम पॉलिटिक्स को ज़रा दूर रखना चाहते हैं, तो इस पे सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं और यहाँ पे इसको खेलने के लिए, इस पे कम्पीट करने के लिए आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस लाहौर के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। पाकिस्तान को मैं आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास ब्रिज प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं माजी में, और वो अभी भी हैं। उनमें से कई लोग, उनमें ज़िया महमूद भी हैं, मुनीर अताउल्ला भी हैं, उसमें बहुत लोग हैं। यानी इतने लंबे लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने मेडल्स लिए हैं, जिन्होंने ऑनर्स लिए हैं, जिन्होंने प्राइजेस लिए हैं पाकिस्तान के नाम पे। मुझे खुद उनके पूरी तफसील नहीं पता और उनके नाम नहीं पता। और हमारे यहाँ पे क्योंकि मीडिया जो है वो सिर्फ उस स्पोर्ट को कवर करता है कि जिसके ऊपर कोई ना कोई उनको इश्तिहार देने वाला मिल जाए, उनको स्पॉन्सर मिल जाए, वरना हमने तो इस मुल्क को सिर्फ क्रिकेट तक महदूद कर दिया। जबकि इस मुल्क के लोगों में, इस मुल्क की यूथ में पोटेंशियल है कि वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अपना नाम इंटरनेशनली बनवा सकते हैं अगर उनकी पेट्रनेज हो, अगर उनकी हौसला अफजाई हो। बहरहाल ब्रिज एक ऐसी स्पोर्ट है कि पाकिस्तान ने इसमें बड़े वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स या वर्ल्ड लेवल के चैम्पियंस जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि अगले 50 साल पाकिस्तान जो है वो दोबारा ब्रिज की दुनिया पे हुक्मरानी करे, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि हमारे जो नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां,
वो आएँ इसमें और वो इसको सीरियसली खेलना शुरू करें और वो इसको एज प्रोफेशनल स्पोर्ट जो है उसके तौर पे इसको ट्रीट करें और वर्ल्ड में जाके compete करें। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो लोगों को नहीं पता कि जैसा क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में, टेनिस में, क्रिकेट में ये प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं जो टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्रिज के अंदर भी प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइज मनी फॉर दैट। और कई ममालिक जो हैं वो तो अच्छे प्लेयर्स को पैसे देते हैं अपने पास, अपने ममालिक में अपने टूर्नामेंट्स को खेलने के लिए, वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो ब्रिज फ्रेटर्निटी होती है ये ज्योग्राफी से ऊपर होती है और ये जो है रंग और नस्ल से ऊपर होती है। यानी अगर कोई गोरे रंग का या कोई काले रंग का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप अच्छा खेलने वाले हैं तो आपकी पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है और आपकी पूरी दुनिया में इज्जत है। और अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो आपकी एग्जाम्पल भी पूरी दुनिया में दी जाएगी, वो भी लोग बताएंगे कि यार इसने कितना गलत खेला और कितना बुरा खेला। लेकिन डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ओल्ड एज में डिमेंशिया से या इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। एक तो अगर आप गाड़ी खुद चलाते हैं, मोटरसाइकिल खुद चलाते हैं, क्योंकि उसमें आपको सोचना पड़ता है। अगर आप शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो वो बड़ी सीरियस माइंड गेम है और वो आपके माइंड को थिंकिंग मोड में डालती है। और सबसे बढ़कर अगर आप ब्रिज खेलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज चाहिए, नॉलेज के बाद स्किल चाहिए, उसके बाद मेमोरी चाहिए, उसके बाद आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी की एबिलिटी चाहिए, आपका स्किल सेट चाहिए और आपकी शार्पनेस चाहिए, फिर आपकी यानी माइंड कंट्रोल चाहिए कि आप किस तरह से अपने ओपोनेंट्स को हावी होते हैं और किस तरह से आप उनके ऊपर जो है सबकत लेके जाते हैं। तो इतनी तमाम चीज़ों को जब आप एक स्पोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन नए सेल्स डेवलप कर रहा होता है और वो जो है आपके ब्रेन में ताकत बढ़ रही होती है कि आप ओल्ड एज में आके डिमेंशिया को या अल्जाइमर को या इन जैसी मूजी अमराज से आप उनसे डिस्टेंस हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता खुदा न खास्ता हो नहीं सकते, हो तो सकता है कुछ भी, अल्लाह की मर्जी अगर हो, लेकिन आप उससे डिस्टेंस ज़रूर आपका एक बढ़ जाता है। और ये बड़ी फैसिनेटिंग स्पोर्ट है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। इसका सिर्फ एक नुकसान है कि जब आप इसको खेलना शुरू करते हैं और जब आपको थोड़ा सा खेलना आ जाए, फिर हम पंजाबी में जैसे कहते हैं उसका चस ऐसा पड़ जाता है कि आदमी कहता है मैं और कुछ नहीं करना। तो ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि यार मैंने 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा इस पर मैंने नहीं लगाने, या हफ्ते में मैंने 3 घंटे 4 घंटे लगाने हैं, ताकि मैं और काम भी दुनिया के करूं और लोग मुझे ये ना कहें कि यार ये सिर्फ ताश खेलने को बैठ गया। कार्ड्स इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आप जुआ खेलें दैट इज़ बैड, और जुआ तो लोग इस मुल्क में क्रिकेट मैच पे खेलते हैं, हॉकी मैच पे खेलते हैं, बारिश के होने या ना होने पे खेलते हैं, तो वो सब बुरा है। मैं उनको अच्छा नहीं कहूँगा जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन जो लोग स्किल सेट के लिए अगर कोई गेम करते हैं, कोई स्पोर्ट को टेकअप करते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं इस वक्त और वो कम्पीट करेंगे फॉर द टॉप गोल्ड मेडल्स एंड द सिल्वर मेडल्स एट द BFAM 2023, उनमें से ही आगे हो सकता है उनमें से ही कोई वर्ल्ड चैम्पियंस जाके 2 महीने के बाद बन रहे हों। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इन वर्ल्ड चैम्पियंस के साथ आएँ, इंटरेक्ट करें, देखें, उनकी गेम्स को देखें, उनकी स्किल सेट को देखें और ये समझें कि उनकी अप्रोच क्या है, उनसे सीखने की कोशिश करें। और इसमें जितना आप, यानी ब्रिज एक ऐसी स्पोर्ट है, मैं आपको बिल्कुल खुल कर एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई मुझे पूछे कि तुम्हारा लेवल क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरा लेवल बहुत कम है। उसकी एक वजह यह है कि आपकी इंटेलिजेंस अपनी जगह पे, जब तक आप इसके ऊपर पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसके ऊपर तालीम नहीं लेंगे, बाकायदा तालीम, जब तक आप इस पे जो वर्ल्ड मास्टर्स है, ग्रैंड मास्टर्स है, जब तक आप उनकी किताबें और उनकी टेक्निक्स को आप नहीं समझेंगे, तो पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपके पास स्किल सेट होनी चाहिए, फिर आपकी एबिलिटी होनी चाहिए डिफरेंट, आप उसको अपनी स्किल सेट को किस तरह यूज़ करते हैं। और फिर सिर्फ गेम सीखने से काम नहीं है, फिर उसके मुख्तलिफ गैजेट्स आपको सीखने पड़ेंगे कि कौन कौन से आप उसमें चीज़ें एम्प्लॉय करते हैं कि आपको और आपके पार्टनर को वो एज देती हैं दूसरों पे। आप रबर ब्रिज खेलें, आप शिकागो खेलें, आप डुप्लीकेट खेलें, जो भी खेलें, ये सोच के खेलें कि एक दिन आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है और एक दिन आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। इंशाल्लाह अल्लाह करे इस इवेंट में भी पाकिस्तानी जो हैं वो शाइन करें, हमारी बड़ी टीम्स इसमें
आ रही हैं, और पाकिस्तान की जो टीम्स इस वक्त इस BFAM चैंपियनशिप में खेलने जा रही हैं, दे आर सम ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स वी हैव इन द कंट्री, और बड़े हार्ड कंपटीशन और ट्रायल्स के बाद आ रही हैं। अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत दे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की चैंपियंस आगे हमें दिखाए। इसको सपोर्ट करिएगा, इसको प्रमोट करिएगा, लोगों को बताएं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, लोगों को बताएं ये लाहौर में हो रहा है, सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट करें, इसके ऊपर ट्वीट करें, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, पोस्ट लगाएं, और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो शेयर करें, बताएं लोगों को ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कम्पीट कर रहे हैं, एंड आई होप दे कैन मेक अस प्राउड। अल्लाह ताला खैर करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, और हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़। सारी जिंदगी की कमाई 1975 से लेकर आज तक एक बहन का जहेज था, सब कुछ लुट गया। जब मैं वापसी अगले दिन आया हूँ तो मतलब कि वो बाहर का ताला टूटा हुआ था, कुंडे टूटे हुए थे। तकरीबन कोई 35 लाख रुपए के प्राइज बॉन्ड है हमारे, 15 लाख के जेवरात हैं, 15 लाख नकदी है। एक रात में ये काम हो गया। भाई पे कॉल हुई है, उसी हमले पे थोड़ा सा एक्शन हुआ है। बाद फिंगरप्रिंट वाले आए हैं, फिंगरप्रिंट लेके गए हैं। वो रिपोर्ट अभी तक 5 महीनों में अभी तक नहीं आई। 80 लाख रुपए शहरी के लुट गए हैं और अभी तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारी ज़िंदगी की कमाई 1975 से लेकर आज तक शादी की, लेकिन उसके बाद बीवी फौत हो गई और इन भाई ने भी शादी करनी थी। एक बहन का जहेज़ था, सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं बचा। सारी ज़िंदगी ये भाई जो चाय की दुकान है, इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय पैसे जोड़ने के, लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि अपने जो पीर खाना था वहाँ पर ज़ियारत के लिए गए और पीछे से चोर सारा घर साफ़ कर गए। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर कितना अरसा लगा ये सारी ज़िंदगी की कमाई पल में लुट गई। क्या हाल है जी आपका? जी बिस्मिल्लाह जी। क्या मामला हुआ, कैसे हुआ ये सारा कुछ? जी भाई ये सिर्फ पता तो नहीं लगा हमें हुआ कैसे गया, सिर्फ इतने के पता है कि मैं अपने पीरों के उर्स पर गया था। मैं लेके भी उन्होंने फ़ोन किया कि भाई कल उर्स है पीरों का, आ जाओ। तो मैं ताले तुले मार के मैं अगले दिन चला गया हूँ। तो ये मुझे नहीं था पता कि मेरे पैसे ये काम हो जाएगा। जब मैं वापसी अगले दिन आया हूँ तो मतलब कि वो बाहर का ताला टूटा हुआ था, कुंडे टूटे हुए थे। पहले तो मैं परेशान वो हो गया भी कुंडा में टूटा क्या हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छा अंदर देखता हूँ। अंदर देखा आन के बाहर की खिड़की टूटी हुई थी, खिड़की के अंदर से गुजरे हैं। अंदर गुजरे के बाद में टीवी लॉन में अंदर जाके, टीवी लॉन के बाद के 2 दरवाजे हैं वो टूटे हुए थे। अंदर खाने निकले हैं, मतलब उन्होंने मोरे नहीं निकाले हुए हैं अंदर। अच्छा। हाँ जी, मोर निकाल के। तो उसके बाद अंदर जो मतलब ब्रीफ केस है, पेटियाँ हैं, ट्रंक हैं, सेफ अलमारी है, वो सब टूटे हुए थे जितने भी हैं। तातुल तोड़ के मतलब कि कुछ तकरीबन कोई 35 लाख रुपए के प्राइज बॉन्ड है हमारे, तो 15 लाख के जेवरात हैं। अच्छा। 15 लाख नकदी है। तो ये कैसे, यानी कि आम इंसान अगर सोचे तो 80 लाख रुपया, 35 लाख के आपके पास प्राइस बॉन्ड थे, सोना था, ये कैसे जोड़ा? मेहनत की, ये बहुत मेहनत की है हमने, बेइंतहा मेहनत की है हमने। जितनी भी आप कहें ना उतने उससे भी ज़्यादा मेहनत हमने की है। में गारमेंट्स का काम है। अच्छा। मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ वहाँ, तकरीबन मुझे 40 साल हो गया वहाँ। आपकी शादी थी? हाँ मेरी शादी थी। तो ये ज़्यादा प्राइस बॉन्ड वगैरह मैं उधर से खुद ही लेके आता था। अच्छा। समझे? तो घर का जेवरात तो आपको पता है हर घर में होते हैं, बहन भाइयों के होते हैं, अपने होते हैं। तो ज़ाहिर है ये हमारा घर बड़ा था, इसलिए इसी इधर में जमा थे। तो इतना पैसा आप घर में रख के कैसे यकीन कर लिया आपने इस वक्त? बस भाई के ये यकीन ही था कि पहले तो भाई इधर रहता था, एक रात ही गया बस, समझे कि एक रात में ये काम हो गया। नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी सूरत हाल, आप इधर रखिएगा। ये देखिए ये ताले किस तरह से टूटे हुए हैं, कुंडे। बड़ी तसल्ली से उसने चोर ने पूरी कार्रवाई की। ये सारा सामान, ये इसी तरह कपड़े छोड़ गया, लेकिन कीमती अशिया जितने भी थी, नकदी जो थी या जेवरात थे, ये सारा कुछ आपके सामने है। ये भी खुले टूटे पड़े हुए हैं। आगे क्या हुआ क्या, ये ज़रा सिखाइएगा साथ। हम चलते हैं इनके साथ, देखते हैं आखिर इन्होंने यहाँ पर क्या था। ये जो टूटे दोनों में से प्राइस बॉन्ड थे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप। ये बताइएगा यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था? यहाँ पर प्राइस बोर्ड थे 35 लाख। 35 लाख इसके अंदर, दोनों के अंदर थे। दोनों में प्राइस बॉन्ड थे। और ये देखिए ये हमारे इससे ये शापर में थे। अच्छा। और ये
लिखा हुआ है इसके ऊपर 1500। ये 1500 के प्राइस बॉन्ड थे इसमें। 1500 के कितने प्राइस बॉन्ड थे ये इसमें? तकरीबन कोई 8-10 कापियां थी। अच्छा, हाँ जी, कापियां सारी जितनी भी हैं, 100-100 और वाली, ये 200 भी वाली 100 और 200 वाली ये 15 कापियों का लाख ये जो- भरा हुआ था। अच्छा, वो ये छोड़ के ये छोड़ गया और इसके साथ एक और था, ठीक है। इसी तरह ये दोनों ना फुल भरे हुए थे, अच्छा, ठीक है। प्राइस बॉन्डों के और साथ ही जेवर था और साथ ही नकदी थी, ठीक है। ये छोड़ गए हैं, वो बकाया लेके गए हैं और ये ज़ाहिर नजर आ रहा है। ये कापियां, ये हम सामान उठाया ना जब, उसमें से ये निकले हैं। समझे, ये चीजें, ये तो ज़ाहिर है ना, ऐसे ही उसी तरह लिखा हुआ था। नाज़रीन, आज से समझे कुछ दिन पहले ये जो खाली कागज अपना कपड़े के जो बैग है, ये प्राइस बॉन्ड से भरे पड़े थे और अब ये एक कपड़ा रह गया है। अच्छा, जिंदगी भर की कमाई लुट गई है क्या? एकदम जब ये सब कुछ देखा तो हम परेशान तो हैं, उस वक्त भी परेशान हो गया। बस आप जैसे जैसे लोग आए हैं हमारे मिलने वाले, उन्होंने हौसला अफजाई दी है, जरा हौसला करे, आराम करे, कुछ नहीं होता। 15 पे कॉल की है तो अमला तो आया है। उस वक्त 15 पे कॉल हुई है, उसी अमले पे थोड़ा सा एक्शन हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिंगरप्रिंट वाले आए हैं, फिंगरप्रिंट लेके गए हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट का अभी तक जवाब ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद वो ये सोचते हो कि अच्छा ये चाय वाले हैं अभी झूठ बोल रहे हैं, कि आपने कोई प्रूफ भी दिया उनको? प्रूफ ये दिखाए हैं, प्राइस बोर्डों के नंबर दिए हैं मेरे पास। अच्छा, प्राइस बोर्ड के जो मुकम्मल मुकम्मल नंबरों की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। आपने देखना, आपको दिखा देते हैं। अगर आपने देखना, मैं अभी कॉपी लेके दिखा सकता हूँ। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक ये बात है कि जिस तरह से इन्होंने नंबरिंग भी दी है कि इनके पास ये प्राइस बॉन्ड मौजूद थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको ट्रेस करना। तो अच्छा, हुआ क्या उसके बाद फिर? बस उसके बाद पुलिस आई है, फिंगरप्रिंट लेके गई है। फिंगरप्रिंट लेके जाने के बाद रिपोर्ट आई आपकी। रिपोर्ट क्या मतलब? आपने कोई मैट्रिक के पेपर दिए जो उसका रिजल्ट आना है? वो रिपोर्ट अभी तक 5 महीनों में अभी तक नहीं आई। अच्छा, अगर हम जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी तो रिपोर्ट नहीं आ रही। इसके बाद हम एक्शन में आएंगे। 80 लाख रुपए शहरी के लुट गए हैं और अभी तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आ रही। ये है शेखुपुरा पुलिस, ये है नारंग मंडी। यहाँ पर कानून के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम लोग जितने भी हैं, हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे और शफकत फरमाए हमारे साथ DPO साहब, IG पंजाब, वज़ीर आला साहब, कि इन लोगों के ऊपर ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। 5 महीने वैसे गुजर गए हैं। अब तो सब कुछ लुट गया, तो क्या सोचते हैं किस भाई ने ज़्यादा मेहनत की थी? जाहिर बात है आपकी तो शादी भी थी। देखो, मैंने भी, हमारे भाई है, हम सारे मेहनती हैं, हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, सारे भाई मेहनती हैं। कोई मुलाजिम नहीं है, सारे अपने अपने शॉपों पे काम करते हैं। हम तो वैसे ही बाहर नारकली में मैं काम कर रहा हूँ, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। उधर गारमेंट्स का मेरा काम है, सिलाई का, ठीक है। ये इधर रहते हैं, ये इनका चाय का काम है शुरू दिन से ही। देखो, यही मेहनत है हमारी। आपने चाय बेच कर एक एक कप से पैसे बचाकर 80 लाख रुपया मिल के जोड़ा। ये उस वक्त की बात है, जिस वक्त 1 रुपये का कप था ना चाय का, उस वक्त से शुरू किया हुआ मैंने ये काम चाय का। 1 रुपये का कप चाय। जो एक्शन है जो आपके सामने है, ये बता रहा है कि यार वाकई इतना बड़ा काम है। इन लोगों की मेहरबानी शफकत ही अब थोड़ा सा फरमा दे। दूसरी बात ये है कि मिल के हमारे पास घर भी नहीं था, सीधी बात है। मेहनत करके अपना घर बनाया, जगह ली, जगह बना के फिर हमने घर बनाया। घर बना के फिर अब देखा भी हम शादियाँ करनी है। अच्छा, हम शादी वाले पासे पड़ गए। फिर मतलब कि 1-2 भाई की है, छोटे की। उसके बाद मतलब कि हमारी मतलब छोटे की कर लें यार, हमारी कोई बात नहीं है, हम सब्र कर रहे हैं, कुछ नहीं हो चला। तो मेरी हुई थी, मेरी 15-20 फौत हो गई। 15-16 साल हो गए, 20 फौत हुई मेरी। तो मैं यार इनकी करनी बेहतर है, मेरी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आज सब कुछ लुट गया। हाँ, अब सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ ये है भी इनके दिल में अरमान मेरे हैं कि इनकी शादी हो जाए किसी तरीके, इनके बच्चों के बच्चे हो जाए, इनके साथ खेलूँ, इनके साथ फिरूँ तुरूँ, इनके साथ मजाक करूँ, मजाक, बस यही दिल में हसरत है। तो ये सूरत हाल है। 1 रुपया जोड़ा, यानी कि जब चाय का कप 1 रुपये का था, तब से ये मेहनत कर रहे हैं दोनों भाई। और एक का गारमेंट्स का काम लाहौर में, अनारकली। लेकिन अब ये जो आपके पीछे ट्रंक और जो पेटियां भरी पड़ी थी, आज बिल्कुल खाली हैं। आज वो इनके पास कपड़े भी उसी तरह खाली है और इनके पास मुकम्मल डिटेल मौजूद है। यानी कि इनके पास जितने भी प्राइस बॉन्ड थे 35 लाख रुपए के, उसकी पूरी तफसील इन लोगों के पास है। तो इस तरह कुछ होने के बावजूद शायद अदारे इस सोच में गुम है, क्या ये चाय पीने वाला है या दर्जी का काम करने वाला इतना पैसा जोड़ भी सकता है? ये शायद अगर ये भी चोर डाकू लुटेरे सियासतदान हो तो इनके ये भी आज इनको इंसाफ मिल जाता। अच्छा, ये हमने पहले भी शो कराया है कि इन लोगों के हमारे पास है, उनकी डिटेल है, ये हर चीज़ की हमारे पास ना टोटली रिपोर्टिंग है। ये कापियाँ जितने नंबर है, ये सारी मुकम्मल कापी है 100 पीस की। अच्छा जी, ये अंदाज़ा लगा ले
इतने कुछ प्रूव होने के बावजूद अगर इंसाफ ना मिले तो फिर अल्लाह ही है कि अपना जो इंसाफ देगा, वरना दुनिया में तो इंसाफ की कोई तवक्को नहीं की जा सकती इतना कुछ होने के बावजूद। देखते रहे बागी टीवी।